हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नए आने वाले वीडियोस टाइमली देखें। इंसान एतबार के मामले में बहुत जल्दबाज है, लेकिन हर कोई मुखलिस नहीं होता। ना ही हर किसी कोई भरोसे के लायक होता है। लेकिन आंखों पर जब एतबार की पट्टी बंधी हो तो इंसान बिना होते हुए भी अंधा हो जाता है। कभी कभी इंसान को वहां से धोखा मिलता है जहां से तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इंसान के वहमो गुमान में भी ऐसी बात नहीं होती। कौन सोच सकता है कि एक 80 साल का बूढ़ा जिसके पांव कब्र में लटके होंगे और जिंदगी के आखिरी अयाम पूरे कर रहा हो, वो कोई ऐसी हरकत कर गुजरेगा कि जिसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं होगा, जहां तक जहन को दिल को रसाई ना हो। लेकिन आज की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान को हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग ना ही अपनी उम्र का लिहाज करते हैं कि अब वो उम्र के किस हिस्से में है, और ना ही रिश्तों का ख्याल रखते हैं। रिश्तों में वफादारी नाम की चीज तो जैसे नापैद हो चुकी है। बस हर कोई चोरों की तरह घात लगाए बैठा है। कब किस वक्त सामने वाले को यरगमाल बनाया जाए। कुछ ऐसा ही हमारे 80 साल नौकर ने भी हम तीनों बहनों के साथ किया कि जिसे बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह लरस जाती है। ये मार्च का महीना था, इम्तिहानात सर पर थे। बस कुछ ही दिनों में मेरे इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। दोपहर का वक्त था। अचानक ही मेरे बाबा दफ्तर से घर लौटे थे। इनका इस वक्त घर पर लौटना मुझे हैरान कर गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बाबा बेवक्त घर आए हों। बाबा की आदतों में ये बात शामिल नहीं थी कि वो बेवक्त घर लौटते। मैं लाउंज में ही थी जब बाबा अंदर दाखिल हुए। बाबा को देखकर जहां मैं हैरान हुई, वहीं मेरी नज़र उनके साथ आते हुए बुजुर्ग पर पड़ी, जो बड़ी ही मुश्किल से चल रहे थे। यूं लगता था कि इनके लिए 2 कदम चलना भी दो भर हो रहा हो। इस बुजुर्ग ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा था, और ना जाने क्यों मुझे इस बुजुर्ग की नजरों में बड़ी तपिश से महसूस हुई थी। ऐसा लगा था जैसे एक ही नजर में इसने मेरे आर पार देख लिया हो। इस बुजुर्ग ने बड़ी गहरी नजरों से मेरे वजूद का अहाता किया था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करके बाबा को सलाम किया और नौकर को पानी लाने का कहा। बाबा ने इस बुजुर्ग को बैठने का इशारा किया और फिर मुझसे कहने लगे, फातिमा, ये आज से हमारे घर पर काम करेंगे। ये हमारे नए मुलाजिम हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और हैरत से बुजुर्ग की तरफ देखा, जो इंतहाई उम्र रसीदा थे। इनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब थी, और इस उम्र में तो इनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल था। फिर वो हमारे घर काम कैसे कर सकते थे, हमारे यहाँ मुलाजमत के अहल कैसे हो सकते थे। और हमारे घर पर तो नौकर की जरूरत भी नहीं थी। पहले ही हर चीज के लिए नौकर मौजूद थे। काम सारे तो नौकर ही किया करते थे। फिर मुझे बुजुर्ग की नजरें भी कुछ ठीक नहीं लगी थी। यूँ लगा था जैसे इसने निहायत ही गलत अंदाज में मेरे वजूद पर अपनी नजरें गाड़ी हूँ। शायद मैं बहुत ज्यादा हसास थी, और इसीलिए मुझे इस बूढ़े शख्स की नजरें काफी अजीब महसूस हुई थी। या फिर वाकई कुछ गलत था। इस बूढ़े शख्स की नजरों में वाकई कुछ बुराई थी। मैं समझ नहीं सकी थी। बाबा ने मेरी आंखों में छुपी हैरत को भांप लिया और इशारे से समझाया कि वो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मैं कोई सवाल ना करूं। बुजुर्ग ने पानी पी लिया तो बाबा ने मेरा तारुफ करवाते हुए बुजुर्ग से कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, और मेरे बाद यही घर की सारी जिम्मेदारियां देखती है। घर का सारा निजाम मेरे बाद यही संभालती है। जो काम ये आपसे कहेगी आप इसे कर दीजिएगा। इस पर बुजुर्ग ने सर हिलाया और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मुझे एक बार फिर बहुत अजीब सा एहसास हुआ। इस बूढ़े शख्स की नजरों में हवस नजर आती थी। मेरी छठी हिस्स हमेशा से बहुत तेज थी। शायद यही वजह थी कि मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, जिसे बाबा तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इस बूढ़े शख्स की नजरों ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। बाबा ने इसके हाथ पर कुछ हजार के नोट रखकर कहा कि ये आपकी एडवांस तनख्वाह है, इसे रख लीजिए। अब आप कल सुबह से आइएगा। कल से आपको यहाँ आकर काम करना है। सुबह से रात तक आप यहीं रहेंगे। जो काम दिया जाएगा बिल्कुल वैसे ही करना है। मैं सारा दिन दफ्तर में होता हूँ, घर पर कम ही मौजूद होता हूँ। मेरी तीनों बेटियों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इनकी हिफाजत आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बुजुर्ग खुशी खुशी पैसे पकड़कर बाबा का शुक्रिया अदा करके चले गए, और मैं बाबा की तरफ देखने लगी। बाबा मेरी नज़रों का मफहूम समझ गए। बाबा ने बताया कि ये बूढ़ा बहुत ही मजबूर आदमी है, इंतहाई गरीब शख्स है। इसे पैसों की ज़रूरत है। इसकी बीवी बीमार है, इसके इलाज के लिए इसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। कोई इलाज नहीं करवा पा रहा, कोई औलाद भी नहीं है जो इसको कमाकर खिला सके। बेसहारा है, इसीलिए मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसे मुफ्त के पैसों से मदद नहीं चाहिए। खुददार शख्स है, ये काम करके मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, मुफ्त में किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। इसीलिए मैंने इसकी नीयत का एहतराम किया और इसके घर नौकरी के लिए रख लिया। तुम इससे ज्यादा कामकाज मत करवाना, बस छोटे मोटे काम कह देना, ताकि इसकी अना को ठेस ना पहुंचे और इसे ये ना लगे कि हम इसे भीख दे रहे हैं या कोई इस पर एहसान कर रहे हैं। बाबा की बात सुनकर मुझे खुशी का एहसास हुआ कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अल्लाह ने बाबा को बहुत नर्म दिल अता किया था। इनके दिल में बहुत इंसानियत को जिंदा रखा हुआ था। लेकिन बाज़-औक़ात लोगों की नर्म दिली और खुश इखलाकी का फ़ायदा उठाया जाता है। इनकी पीठ में बड़ी ही बेदर्दी से छुरा घोंपा जाता है, और बाबा के साथ ऐसा अक्सर ही होता आया था। इसीलिए मैंने बाबा से कहा कि आप इसे कुछ और काम दिलवा देते, कहीं और रखवा देते। घर में मुलाजमीन की ज़रूरत नहीं है, हम इस बूढ़े शख्स से क्या काम करवाएंगे भला। बाबा कहने लगे, बड़ी उम्र का वो आदमी है, मैं उसे और क्या काम दे सकता हूँ।
बाहर के काम बहुत मेहनत और मशक्कत तलब होते हैं। बेचारा कहाँ धक्के खाता फिरेगा, इसकी उम्र का भी तो ख्याल करना है। ये घर में तुम लोगों के साथ रहेगा तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तुम लोगों की परेशानी मुझ पर से जरा कम हो जाएगी। बाकी नौकर जवान है, कभी कभी तो मुझे लोगों की फिक्र सताने लगती है। आजकल का माहौल ठीक नहीं है, इन मुलाजों पर भरोसा नहीं कर सकता। पापा की बात काफी हद तक ठीक ही थी। घर में 2 नौकर थे, दोनों ही जवान लड़के थे और हम तीनों बहनें भी जवान थी, इसीलिए ऐसे में किसी बूढ़े मर्द का घर में होना हमारे हक में बेहतर ही था। पापा तो पूरे इत्मीनान नजर आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो बूढ़ा, इसकी नजरें और इसकी मुस्कुराहट बहुत चुभती हुई महसूस हुई थी। कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि उम्र के इस हिस्से में भला इसे नजर ही कहाँ आता होगा जो इसकी नजर खराब होगी। इसकी उम्र का सोचकर मैंने सारे खदशात को झटक दिया। अगली ही सुबह से उस बूढ़े ने हमारे घर आना शुरू कर दिया। वो बाबा के दफ्तर जाने से पहले ही आ जाता और फिर खामोशी से सारा दिन एक कोने में बैठा रहता। जो काम मैं उसे कह देती वो कर देता। बाबा की हिदायत के मुताबिक मैं छोटे मोटे काम ही कहा करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी इससे बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि इसकी बीवी वाकई बहुत बीमार रहती है और उसे दवा के लिए रकम की ज़रूरत है। और वो बहुत ज़रूरतमंद भी है, लेकिन भीख मांगकर गुजारा नहीं करना चाहता, किसी के सामने कशकोल उठाकर मांगना नहीं चाहता। उसकी ये बात मुझे पसंद आई थी काफ़ी, मगर कुछ बातें बहुत ही अजीब भी थीं। अक्सर काम करते करते वो यकटक मुझे देखने लगता, उसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब लगती। लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती तो मुस्कुराकर कहता कि आप में मैं अपनी बेटी तलाश करता हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आप मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश होने पर मजबूर हो जाती, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ साथ मुझे वो बूढ़ा बहुत ही अजीब लगने लगा था। उसकी तेज नज़रें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई दफ़ा मैंने ये बात अपनी दोस्तों, अपनी बहनों से भी कही, लेकिन उन दोनों ने मेरा खूब मजाक बनाया और कहने लगी कि एक 80 साल का बूढ़ा भला तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तुम्हें उससे खौफ क्यों आता है? उसके तो हाथ पांव तक लरसते हैं, भला तुम्हें कोई तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? तुम हर बात को बहुत ज्यादा सोचती हो, या शायद मेडिकल की स्टूडेंट हो, सारा वक्त यही कुछ तो पढ़ती रहती हो, इसीलिए तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें ही चलती रहती हैं। और तुम इस बूढ़े पर भी इसी वजह से शक कर रही हो। हर मर्द खराब नहीं होता, और फिर वो तो इतना बुरा आदमी है, बीमार लगता है, मजबूरी में नौकरी कर रहा है, रोजी कमाने निकलता है। तुम उसके लिए मुश्किल खड़ी ना करना। बाबा के सामने कोई ऐसी बात ना कहना जिसकी वजह से बाबा इसे घर से निकाल दें। बहनों की बात सुनकर मुझे लगता कि शायद वाकई मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। हो सकता है मैं ही गलत समझ रही हूँ। इस बूढ़े नौकर बख्तू के हमारे घर काम करते हुए 2 महीने गुजर गए थे। एक दिन बाबा को अचानक कारोबारी सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। घर में सिर्फ हम तीनों बहनें मौजूद थी। बाबा ने जाने से पहले दोनों जवान नौकरों को छुट्टी दे दी। बाबा ने एहतियातन ऐसा कदम उठाया था और बख्तू को कह दिया कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता, मेरी बेटियों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर के काम काज तो ये खुद ही कर सकती हैं, ज्यादा काम का बोझ तुम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम इनके साथ रहोगे तो मुझे तसल्ली होगी। बख्तू ने बाबा से वादा कर लिया कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेगा। इस वक्त मेरे दिल में आया कि मैं बाबा से कहूँ कि आप इसकी भी छुट्टी दे दें, हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकती हैं। आज से पहले भी तो जब बाबा कहीं बाहर जाते थे, हम तीनों बहनें अकेली ही रहती थी, लेकिन फिर मैं ये बात ना कह सकी और बाबा बख्तू को छोड़कर चले गए। बाबा को गए 2 दिन गुजर गए थे और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। बख्तू वाकई हम तीनों बहनों का ख्याल रख रहा था। इसकी तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं थी, बस इसकी नज़रें ही थी जो मुझे कुछ अजीब लगती थी। लेकिन अब इतने अरसे में तो मैं इस बात की भी आदी हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि शायद उसे ठीक से नज़र नहीं आता और इसीलिए वो मुझे यूं दीदे फाड़ फाड़ कर देखता है। एक दोपहर में अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी कि जब ही बख्तू मेरे कमरे में चला आया और कहने लगा, बीबी साहिबा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर मैंने फ़ौरन अपने पर्स से चंद हज़ार के नोट निकालकर उसे पकड़ा दिए। वो बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र था और उसके घरेलू मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे। उसने बताया था कि उसकी बीवी बहुत बीमार रहती है, इसीलिए उसे इलाज के लिए कुछ बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। हम बहुत पैसे वाले लोग थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसीलिए बख्तू जैसे नौकर को हज़ारों रुपए दे देना भी हमारे लिए कोई मसला नहीं था। हमारे पास पैसों की कमी तो थी ही नहीं। अब भी इसकी परेशानी सुनते ही मैंने फ़ौरन से उसे पैसे दिए, लेकिन उसे पैसे पकड़ाते हुए अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे हाथों को छुआ हो। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा तो उसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। मैंने फ़ौरन अपना सर झटक दिया। वो एक 80 साल का बूढ़ा था जिसके हाथ पैर तक कांपते थे। वो जानबूझकर मेरे हाथों पर हाथ नहीं लगा सकता था। यकीनन कमज़ोरी की वजह से उसका हाथ कांपते हुए मेरे हाथ से टकरा गया था, वगरना ये हरकत वो क्यों करता? वो भी 80 साल की उम्र में। मैंने अपने जहन में आने वाले हर गलत ख्याल को झटक दिया, जैसे कि आज तक झटकती आई थी। अपनी छठी हिस्स के खबरदार करने पर भी खासा ध्यान न दिया। मैं सोचने लगी कि बाबा को इतनी उम्र रसीदा शख्स को घर के काम काज के लिए रखना ही नहीं चाहिए था, मगर बाबा ने खुद उसे बड़ी मजबूरी में रखा था कि वो हर सूरत नौकरी करके ही पैसा कमाना चाहता था। वरना बाबा तो ऐसे इसे कभी भी पैसे दे सकते थे, मगर वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा यही कहा करता था कि मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, मुझे सदका या खैरात नहीं चाहिए, मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा। इसीलिए बाबा ने उसे अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया। वो सारा दिन
घर के अंदर रहता और हम तीनों बहनें के छोटे छोटे काम कर दिया करता। हमारी भी यही कोशिश होती कि उसे ज़्यादा काम ना कहें, लेकिन वो खुद ही हमारे कमरे में आकर हमसे काम पूछने लगता। तो मजबूरन हम उसे कोई ना कोई काम बता ही देते कि इसे ये ना लगे कि हम इसे मुफ्त में तनख्वाह दे रहे हैं और इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा के जाने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा था, क्योंकि बाकी दो नौकर तो छुट्टी पर गए थे। इसीलिए हमारे सारे काम उसके ही करने पड़ रहे थे। अब भी बख्तू मुझसे पैसे लेकर वापस चला गया। मुझे इसकी बड़ा तरस आया था। बेचारा बेऔलाद था, बुढ़ापे में सिर्फ मियाँ बीवी रह गए थे और इसीलिए अब भी अपनी बीवी के खर्चे उठाने के लिए वो खुद मेहनत कर रहा था। अपनी बीवी को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझ रहा था। उसके जाने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने लगी। ये मेरा डॉक्टरी का चौथा साल था। मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मेरी बाकी बहनें भी मेरी तरह ही पढ़ाई में मसरूफ़ रहती थी। मेरी एक बहन फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, दूसरी मास्टर्स कर रही थी। सब लोग अपने अपने कमरों में बंद पढ़ाई में लगे रहते थे। अम्मा का इंतकाल हो चुका था। पापा बड़े बिजनेसमैन थे। वो बहुत ही रहमदिल इंसान थे। नेकी करने में हमेशा सबकत करने वालों में रहते और बहुत मेहनती भी। सारा वक्त घर में दफ्तर में गुजार कर रात को ही घर आते तो हम तीनों बहनों से इनकी सरसरी सी मुलाकात हो जाया करती। हमें लेकर वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे, क्योंकि हम तीनों बहनें ही बहुत समझदार और अपना ख्याल रखने वाली थी। पापा को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। फिर घर में नौकर चाकर भी थे, इसीलिए काम काज का भी कोई मसला नहीं होता था। और जब से बाबा ने बख्तू को रखा था, तब से तो वो और भी मुतमईन हो गए थे। डॉक्टर कहते कि बख्तू जैसा उम्र रसीदा इंसान तुम लोगों के साथ घर पर मौजूद रहता है तो मुझे तसल्ली होती है कि घर में कोई बड़ा मौजूद है। वैसे भी वो तुम्हारे दादा की उम्र का है, इसीलिए तुम लोग भी उसकी इज्जत किया करो, उससे अदब व एहतराम से पेश आया करो। वो भी तुम लोगों का ख्याल रखेगा। लेकिन किसी को मालूम था कि बख्तू के दिल में क्या है। वो तो घात लगाए बैठा था। शाम के वक्त में पढ़ाई से फारिग होकर कमरे से निकली तो बख्तू बावर्ची खाने में था। मैं इसके पास गई और चाय बनाने के लिए कह दिया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो चाय बनाकर लाया और कहने लगा, बीबी साहिबा मैं आपका सर दबा दूं? मैंने फौरन शर्मिंदगी से इनकार किया तो वो ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया। कहने लगा, बीबी साहिबा मैं आपके दादा की उम्र का हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप तीनों में मैं अपने बच्चों का अक्स देखता हूँ, मेरी औलाद की तरह हैं आप। अगर आपकी खिदमत करूंगा तो मुझे खुशी हासिल होगी। एक गैर मर्द से अपना सर दबवाना मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं ये सोचकर इजाज़त दे दी कि वो बेचारा बेऔलाद था। वो मुझ में शायद अपनी बेटी देख रहा था और इसी तरह खुशी हासिल करना चाहता था। वक्त तो फौरन से तेल ले आया और मेरे सर में मालिश करने लगा। मैंने चाय का कप खत्म किया और आंखें बंद करके मालिश करवाने लगी। मालिश करने के बाद वो धीरे धीरे मेरे सर में उंगलियां चलाने लगा और मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। फिर पता नहीं कब मुझे नींद लग गई। कुछ पता नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो काफी वक्त गुजर चुका था। वक्त तो मेरे आसपास नहीं था। शायद वो मेरी मालिश करके चला गया था। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों से जान निकल गई हो। बड़ी मुश्किल से मैं सोफे से खड़ी हुई। शायद एक ही जगह काफ़ी देर तक सोने की वजह से ऐसा हुआ था। मैंने उठकर अपना हुलिया दुरुस्त किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो शॉल मैं पहनकर सोई थी वो मेरे कंधों से पर नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो मुझे शॉल सोफे से नीचे पड़ी नजर आई। पता नहीं ये कब नीचे गिरी थी। शायद नींद में ही उतर गई हो। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि शॉल कब मेरे कंधों से सरक कर नीचे जा गिरी थी। मैंने शॉल उठाकर दोबारा ओढ़ी। मेरे कपड़ों पर जरा जरा सा तेल लगा हुआ था। मैंने जाकर लिबास तब्दील करना चाहा कि शायद बख्तू के कांपते हाथों की वजह से तेल गिरा हो, लेकिन अपने वजूद पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। एक दो जगह पर मुझे कुछ अजीब से निशानात नजर आए। मैंने हाथ फेरा तो ऐसा लगा कि जैसे किसी के नाखूनों के निशान हो। निशान बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे। मेरे पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। दर्द की शिद्दत से मेरी हालत बिगड़ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे निशान है और अचानक ही ये दर्द क्यों शुरू हुआ है। मेरे तो सिर्फ सर में दर्द था, और वो भी पढ़ने की वजह से। मैंने कपड़े तब्दील किए और बाहर निकली तो देखा बख्तू मेरी बहन के कमरे से निकल रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, बीबी साहिबा आप बहुत गहरी नींद हो गई थी, इसीलिए मैंने आपको उठाया नहीं, आपकी नींद ना खराब हो जाए, इसी वजह से जगाया नहीं था आपको। मैंने पेट पर हाथ रखा और बख्तू से कहा कि पता नहीं मेरे पेट में अचानक बहुत ही दर्द हो रहा है महसूस। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भारी वजन मेरे ऊपर रख दिया हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट मुझे कुछ अजीब सी लगी और फिर वो कहने लगा कि आप एक ही जगह पर बहुत देर से बैठी सो रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। मैं आपको कहवा बनाकर पिलाता हूँ, इससे ठीक हो जाएगा। आप अपने कमरे में आराम करें। ये कहकर वो फिर बावर्ची खाने में चला गया और मैं सोचने लगी कि क्या वाकई एक जगह बैठे रहने की वजह से कहीं मुझे गैस का दर्द तो नहीं हो रहा है। यही सोचते हुए मैं अपनी बहन के कमरे में गई तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। वो काफी परेशान नजर आ रही थी। मैंने पूछा, मुनज़्ज़ा सब खैरियत तो है? तुम्हें क्या हुआ है? इतनी परेशान सी क्यों हो? क्या कुछ हुआ है क्या? उसने फौरन इनकार में सर हिलाकर कहने लगी, कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होना है भला। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। पता नहीं क्यों उसका रवैया बहुत बदला बदला सा लगा। मेरी नज़र उसके बिस्तर पर पड़ी तो अजीब सा हाल हो रहा था। बेडशीट नीचे पड़ी थी, तकिए भी बेतरतीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर पर किसी ने कुश्ती लड़ी हो। आज से पहले मैंने कभी मुनज़्ज़ा के कमरे का ये हाल नहीं देखा था। उसे तो हर चीज़ बहुत ही समेट कर रखने की आदत थी। मैंने उससे पूछा कि ये आज तुम्हारे कमरे का क्या हाल हुआ है। वो एकदम घबरा सी गई और जल्दी में सब कुछ ठीक करने लगी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो।
मुझे उसका अंदाज बहुत ही अजीब लगा। पता नहीं वो इतना परेशान क्यों थी और मुझसे क्या छुपाना चाह रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई और उससे पूछा कि बख्तू तुम्हारे कमरे में आया था। ये सवाल सुनकर तो वो बिल्कुल ही गड़बड़ा गई और उसने कोई जवाब ही ना दिया, बल्कि मुझसे कहने लगी कि आप क्यों आई हैं, कुछ चाहिए था क्या? मैंने घूर कर उसे देखा और कहा कि मैं पहली दफ़ा तो तुम्हारे कमरे में नहीं आई हूँ जो तुम ऐसी बेतुकी बात कर रही हो। वो एकदम शर्मिंदा हो गई और कहने लगी ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर पहले आप बहुत गहरी नींद सो रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद अभी उठकर आई हैं तो कोई काम होगा, इसीलिए कह रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरे सर में दर्द था। मैंने बख्तू से चाय बनवाकर पी तो मुझे नींद लगी कि अब आँख खुली है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर कुछ तसल्ली के आसार नजर आए, जैसे मैंने कोई ऐसी बात की हो जिससे उसे सुकून मिला हो। उसने कमरा तरतीब से किया और फिर कहने लगी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करना चाहती हूँ, अब अपने कमरे में चली जाएं। अक्सर ही ऐसा होता था कि हम बहनें पढ़ाई करने बैठती तो एक दूसरे को अपने अपने कमरों से निकाल देती, इसलिए मैं बिना बुरा माने कमरे से निकल आई थी। लेकिन उसके कमरे की बेतरतीबी मुझे अब भी खटक रही थी। और फिर बख्तू उसके कमरे में क्यों गया था, जबकि वहाँ उसका कोई काम भी नहीं था? मुझे लगा कि शायद मेरी तरह मुनज़्ज़ा भी पैसे उससे भी मांगे हों। थोड़ी ही देर बाद बख्तू ने मुझे कहकवा ला दिया था। वो कहने लगा बीबी साहिबा, खाना भी तैयार है, आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेरे जाने का वक्त हो गया है, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे अपनी बीवी को अस्पताल भी लेकर जाना है। ये कहकर वो छुट्टी लेकर चला गया। मैंने भी उसे ना रोका और उसका जाना ही बेहतर लगा। मुझे भूख नहीं थी, पेट में वैसे भी दर्द था। मैं बिस्तर पर सुकून से लेट गई। इतने में मेरी छोटी बहन मरियम मेरे कमरे में आई और मेरे पैरों के पास बैठ गई। मैंने उसकी शक्ल देखी तो वो भी मुझे कुछ उदास लगी। कहने लगी, मैंने उससे कहा खैरियत तो है? तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है, इतनी उदास क्यों हो? लेकिन मुनज़्ज़ा की तरह उसने भी कोई जवाब ना दिया और फिर कुछ देर बाद कहने लगी, आपको क्या हुआ है, आप क्यों लेटी हैं? मैंने उसे भी अपने सर का दर्द बताया और बताया कि बख्तू ने मेरे सर की मालिश की थी तो कुछ आराम आया है। ये सुनकर एकदम ही उसका चेहरा जद पड़ गया। तो कहने लगी, आपको क्या जरूरत थी उससे मालिश करवाने की, खुद कर लेती, मुझे यह कह देती, मुझसे करवा लेती, आपकी मालिश मैं कर देती। ये सुनकर मैं हैरान हुई क्योंकि उसके लहजे में बड़ी चटक सी थी, जैसे कोई हवास पाख्ता सा हो जाए। मैंने कहा, मरियम ऐसी भी क्या बात हो गई है, मालिश ही तो करवाई है, तुम क्यों नाराज हो रही हो, तुम चाहो तो तुम भी मालिश कर सकती हो। ये कहकर मैंने तेल की बोतल उसे पकड़ा दी। वो खामोशी से मेरे सर में तेल लगाने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि आप, ये बख्तू बहुत बुरा हो गया है, उसे काम से निकाल दें, बाबा आएंगे तो फिर आप बाबा से बात करना। उसकी ये बात सुनकर मैंने पूछा, क्या बात है, क्या कोई परेशानी है? कहने लगी, नहीं, बस वो बहुत उम्र रसीदा है, उसे काम करते देखकर अच्छा नहीं लगता, इतनी उम्र में ख्वार हो रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे झूठ कह रही हो। वो मेरी बहन थी, मैं उसके अंदाज से अच्छी तरह पहचानती थी। मैंने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने बिठा लिया और पूछा कि आखिर क्या बात है, बताओ तो सही। लेकिन उसने साफ इनकार किया और कहने लगी, कोई बात नहीं है, बस यही बात है। एहसास कर रही थी उसका, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अब बाबा से बात करिएगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। आखिर उसे बख्तू की नौकरी से क्यों निकालना था? बख्तू से अचानक ये बैर कुछ समझ नहीं आया था और फिर अगली ही दोपहर ये बात मुझ पर वाज़ेह हो गई कि वो ऐसा क्यों चाहती थी। मैं जान गई थी कि मेरी दोनों बहनें किस कर्ब से गुजर रही हैं, क्योंकि अब ये क़यामत की घड़ी मुझ पर भी आ गई थी। अगली दोपहर जब बख्तू मेरे कमरे में आया तो वो सीधा मेरे बिस्तर पर बैठ गया। वो मेरे बहुत ही करीब बैठा था, इसीलिए मैं हक्का-बक्का रह गई और फिर अचानक ही उसने ऐसी फरमाइश की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सीधे-सीधे मुझसे कह रहा था कि मैं अपना लिबास उतारूँ, उसके सामने खुद को बरहना करूँ। इस बूढ़े के मुँह से ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं हक्का-बक्का रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बुढ़ापे में बहक गए हो? मेरी बात सुनकर वो हँसा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन मेरे सामने रखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरी नीम बरहाना वीडियो मौजूद थी, जिसमें वो मेरे साथ बदकारी कर रहा था। ये देखकर मेरी जान निकल गई थी। वो कहने लगा कि ये वीडियो सिर्फ़ मेरे पास ही नहीं है, बल्कि मेरे सारे दोस्तों के पास है। अब अगर तुमने अपना आप मुझे पेश ना किया, तो फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैंने बेयकीनी से उसे देखा तो वो कहने लगा, मैं कोई 80 साल का बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं एक 50 साल का आदमी हूँ। बस अपने चेहरे से बड़ा बुजुर्ग लगता हूँ, वगरना मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी बात का फ़ायदा मैं उठाता हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। देखो तुम्हारे बाप ने कैसे अपनी जवान बेटियाँ मेरे हवाले कर दी हैं। मैं तुम्हारी दोनों बहनों को रोज़ इस्तेमाल करता हूँ और अब तुम्हारी भी बारी है। तुम बड़ी मुश्किल से काबू आई हो, बहुत मेहनत करवाई है तुमने। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने लिबास ना उतारा तो फिर सारी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। ये वो बात थी जिसने मुझे वह हिला कर रख दिया था। मैंने गुस्से से कहा कि मैं बाबा को बताऊंगी, पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। वो कहने लगा, अगर सारे जहान में अपनी बदनामी चाहती हो तो फिर अपने बाप को फोन करके बता दो और अभी पुलिस को बुला लो। लेकिन याद रखना, मेरे दोस्त ये सारी वीडियो दुनिया को दिखा देंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम्हारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। फिर पछताना बैठकर उसने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि इतना धमकाया कि मैं उसके आगे बरहना होने पर मजबूर हो गई। वो बूढ़ा 50 साल का आदमी निकला, जिसने इस दोपहर मुझे पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया और फिर मेरे ही सामने मेरी दोनों बहनों के कमरे में भी बारी बारी किया। मुझे अपनी बहनों की बेचैनी, इनकी घबराहट, हर बात समझ आ गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई थी। उसने इसी तरह मेरी दोनों बहनों को भी ट्रैप किया था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बाबा के यहाँ आने तक मुझे इनका इंतजार करना था। 2 दिन हमने क़यामत की तरह काटे थे और फिर जिस दिन मेरा बाप लौटा उस दिन बख्तू नौकरी पर ही नहीं आया। मैंने सोचा कि बाबा को सारी बात बता दूं, लेकिन मेरी दोनों बहनों ने मुझे रोक लिया। वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा थी। हम तीनों ये बात बाबा को नहीं बता सके और फिर उस दिन के बाद से कभी बख्तू हमारे घर नहीं आया। बाबा ने पता करवाया लेकिन उसका कोई पता भी नहीं चला। जो पता उसने दिया था बाबा को, वो वहाँ नहीं रहता था। बाबा खुद भी हैरान थे वो कौन आदमी था और कहाँ गया। पापा ने हम तीनों से भी जानना चाहा कि बख्तू ने कुछ बताया है, कहाँ गया है, कब आएगा, लेकिन हमने इनकार कर दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम तीनों बहनें अभी भी बख्तू के नाम से खौफ खाती हैं। दहशत सी दिल में बैठ गई है। उसने हम तीनों को बहुत बुरी तरह अपना शिकार बनाया था। न जाने वो ऐसा और कितनी लड़कियों के साथ कर चुका होगा, कितनों को अपनी हवस का निशाना बना चुका होगा। आज मेरी ये कहानी बयान करने का भी यही मकसद है। लोगों पर एतबार करते वक्त एहतियात करें और बिला वजह किसी शख्स को अपने घर में मुलाजिम न रखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अनजाने हाथों में अपने घर की इज्जत को हवाले न करें। बहुत मोहतात रहें। ये जमाना भीड़ की खाल में छुपे भेड़ियों का है। कब हमलावर हो जाए कुछ भी पता नहीं, इसलिए बहुत एहतियात करें।